हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अविनाश किशोर, आपका एवियन सर मोशन एजुकेशन की तरफ से मैं एडवांस इलस्ट्रेशंस के क्वेश्चंस की सीरीज़ में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूँ। जो टॉपिक्स मेनली कवर्ड होंगे एनएलएम, फ्रिक्शन, काइनेमेटिक्स, इनके रिलेटेड मैकेनिक्स के पार्ट के क्वेश्चंस कुछ लेकर आया हूँ। तो आइए देखते हैं कुछ एडवांस इलस्ट्रेशंस जो आपके जेई एडवांस की थिंकिंग में आपके एक अलग ढंग का जो थिंकिंग होता है वो डेवलप करने में मदद करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको एक डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग एंड डिफरेंट वे ऑफ अप्रोच टुवर्ड्स द क्वेश्चंस डेवलप करने में मदद होगी। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। 3 आइडेंटिकल balls A, B and C each of mass 3 kg are connected by string AB and BC as shown in the figure। ठीक है, तो लेंथ है 1 मीटर 1 मीटर और स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, now the ball B is given an initial velocity of V naught perpendicular to the string and along the horizontal surface। ठीक है, find the tension in the string just before the ball A and C collides। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में आपको ये दिख रहा होगा कि इधर की ओर जैसे ही वेलोसिटी देते हैं, ठीक है, इधर की ओर जैसे ही वेलोसिटी देते हैं, ये आपको फील आ रहा होगा कि ये ऊपर जाते ही रस्सी में टेंशन होगी जिसके वजह से ये एक दूसरे की तरफ आने लगेंगे। ये ऊपर जाएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें हॉरिजॉन्टल सरफेस में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस में हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पर ग्रेविटी का रोल नहीं है क्योंकि टेबल के ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से जो मैकेनिक्स के पार्ट हैं उनको इस क्वेश्चन से कंक्लूड करके हमें उतारना है। ठीक है, देखते जाइए। सबसे पहले क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। आइडेंटिकल है, इसका मतलब सभी का मास जो है वो सेम है, सभी का मास सेम है। ठीक है, आइडेंटिकल है, मास सेम है। अच्छा, उसके बाद स्मूथ सरफेस है। कैसा सरफेस है? स्मूथ सरफेस है। और क्या है? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, और परपेंडिकुलर, और स्टडी कब करना है? जस्ट बिफोर दे कोलाइड। इन सब बातों का ध्यान रखना है आपको। ठीक, चलिए अब इसको अप्रोच डेवलप करते हैं। तो फर्स्ट अप्रोच आपको ये ध्यान रखना है कि क्योंकि यहाँ पे रस्सी है तो एक कंस्ट्रेंट तो आएगा ही। कौन सा कंस्ट्रेंट? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, कि स्ट्रिंग की लंबाई में कोई चेंज नहीं होती है, ये कंस्ट्रेंट लगाना है। ठीक है, तो चलो डेवलप करते हैं। अगर इस जगह पे मैं इन्हीं ब्लॉक्स को बना दूं, है ना, इन्हीं ब्लॉक्स को किसी समय इंटरमीडिएट पोजीशन पे बनाऊं, ओके, तो ये ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे, है ना, आगे बढ़ने लगेंगे। और किसी भी इंस्टेंट पे मैंने इसको यहाँ देखा, ओके ओके ओके, तो स्ट्रिंग हो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, वही स्ट्रिंग फिर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद इस समय इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर है ना, ऊपर की ओर इसकी वेलोसिटी है। ऑलराइट है। अब ये वेलोसिटी बदल चुकी होगी, ये चेंज हो चुका होगा। क्यों 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 ऐसा हुआ? ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ये क्यों चेंज हो गया होगा? क्यों हुआ होगा चेंज? देखो, जैसे ये ऊपर जाएगा ना, वैसे ही इस पर टेंशन फोर्स लगने लगेगा, है ना, इधर की ओर टेंशन फोर्स लगेगा, टी टी, है ना, टेंशन डेवलप होने लगेगा। अब टेंशन डेवलप होते होते क्योंकि ये फोर्स है तो इसकी वेलोसिटी तो चेंज होगी ही, है ना, बिल्कुल होगी। तो इसीलिए ये बदल चुका होगा। हाँ, अब रस्सी यहाँ पर है, देखो टेंशन है इधर, टेंशन है इधर। तो जब ये खींचना शुरू करेंगे ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में समझना है आपको, है ना, ऐसे खींचने लगेंगे तो एक तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी ही, है ना, इसको लिख लेते हैं x, एक इस डायरेक्शन में भी आएगी, इसको लिख देते हैं y। क्योंकि आइडेंटिकल है तो वैसा ही इसके साथ भी होगा, vx vy। ठीक है, ऐसा होगा। अब होते 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 ये कोलाइड होने वाला है, तो मैं कोलिजन वाला या जस्ट बिफोर कोलिजन का कंसेप्ट लगाऊंगा, है ना, जस्ट बिफोर। तो जस्ट बिफोर कोलिजन जब होना होगा तो क्योंकि रस्सी की लंबाई एकदम सेम टू सेम है,
1 मीटर सेम टू सेम है। तो जब ये हॉरिजॉन्टल हो चुका होगा ना, जब ये हॉरिजॉन्टल हो चुका होगा तो आओ देखो दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, जब ये हॉरिजॉन्टल हो चुका होगा, हाँ चलो फ्रेश बना लेते हैं। जब ये हॉरिजॉन्टल हो चुका होगा जस्ट, तो इसके नीचे यूं थोड़ा सा इधर, इसके नीचे यूं थोड़ा सा इधर, ठीक है। देखते जाइए क्या हो रहा है, देखते जाइए क्या हो रहा है। ये स्ट्रिंग बिल्कुल ऐसी हो चुकी होगी, ये भी बिल्कुल ऐसी हो चुकी होगी, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा सा इसके साथ सेट कर लेते हैं, इसके साथ सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जस्ट कोलाइड होने वाला है, ओके, जस्ट कोलाइड होने वाला है। तो इस समय जो इसकी स्पीड है, इस समय जो इसकी स्पीड है, इसको ले लेते हैं vy, ठीक है। तो क्योंकि कंस्ट्रेंट मेंटेन करना है ना, तो ये इसके साथ बंधा हुआ है, ये पुली नहीं है। पहली चीज़ तो ये समझना होगा, ये पुली नहीं है ना, ये गलत फहमी ना पाल लें कि ये पुली है, पुली नहीं है, ये ब्लॉक है, ठीक है ना। ये इनको सबको ब्लॉक जैसा बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये भी ये देखो, ये ब्लॉक्स हैं, पुली नहीं है। तो रस्सी ये हमेशा 1 मीटर लंबी रहेगी, है ना। इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से एक कंपोनेंट तो अलोंग द रस्सी आएगी, एक कंपोनेंट तो अलोंग द रस्सी आएगी, और ये तीनों ही कंपोनेंट हो जाएंगे सेम टू सेम vy, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा। उसी तरह से इधर वाला जो कंपोनेंट है, ये देखिए, इधर भी कुछ ना कुछ डेवलप होगा, ठीक है, इधर भी डेवलप होगा। तो इधर का कंपोनेंट लिख लेते हैं vx, तो इधर भी हो गया vx, ठीक है। अब ध्यान दो, क्या टेंशन, क्या टेंशन, इधर की ओर टेंशन 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 टेंशन, टेंशन इधर है, टेंशन इधर है, इसमें भी टेंशन इधर है, इसमें भी टेंशन इधर है। अगर दोनों को सिस्टम ले लिया जाए, है ना, तो y डायरेक्शन में टेंशन ज़ीरो होने के वजह से हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना है। तो इक्वेशन नंबर 1, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो इनिशियली आपने कितनी वेलोसिटी दी है, v नॉट दिया है, कितना है वो v नॉट, √3, v नॉट कितना है, √3, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ भाई साहब, तीनों के तीनों सेम मास के हैं, है ना, m = 3। तो लिखोगे इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज m × v नॉट। फाइनल मोमेंटम क्या होएगा, तो y डायरेक्शन में हम मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं अलोंग y डायरेक्शन, ठीक है। और y को मैंने इधर ले रखा है y, और इधर ले रखा है x, ठीक है। तो y डायरेक्शन में मोमेंटम अगर आपने कंजर्व किया है, ये देखो, तो इनिशियल मोमेंटम y में ही था। फाइनली ये ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाएगा जब कोलाइड होने वाला रहेगा, तो मोमेंटम जब आप कंजर्व करेंगे तो तीनों के तीनों की y डायरेक्शन सेम है, तो mvy तीनों के तीनों चले गए, m से m कैंसिल हो गया। तो vy कितना हो गया, vy हो गया v0/3, ठीक है, v0/3। अरे वैल्यू डाल लेते हैं, चलो डाल लेते हैं, vy = v0 √3/3 दैट इज इक्वल्स टू 1/√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जस्ट बिफोर कोलिजन द y component of velocity of these two masses
इज़ 1/√3 और ये भी 1/√3 है, तीनों के y कॉम्पोनेंट सेम है। क्या ये समझ में आया है? आ गया है सर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये अननोन रह गया है ना, ये अननोन रह गया। तो अगर मैं मोमेंटम कंजर्व करूं भी तो बस ये पता चलेगा कि इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, पर कितना होगा ये नहीं पता। इसका मतलब हमें एक और कोई ना कोई इक्वेशन, एक और कंसेप्ट डेवलप करनी पड़ेगी। वो कहाँ से डेवलप करें? तो फिर से हम चलेंगे मैकेनिक्स के बेसिक पे और वहाँ से पता चलेगा कि एकमात्र फोर्स जो इसमें आ रहा है वो है टेंशन, वो है टेंशन। तो टेंशन की वजह से इनमें चेंजेस आ रही हैं स्पीड में, लेकिन टेंशन का टोटल वर्क डन तो ज़ीरो है सिस्टम में। तो क्या हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इनिशियल एनर्जी आपने इसी को दिया था काइनेटिक एनर्जी, तो इतनी इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी है या टोटल एनर्जी ही इतनी है। तो फाइनली जब इस सिचुएशन में हम पहुंच जाएंगे, ये फाइनल है, ये वाला डायग्राम इनिशियल है, ठीक है, और ये डायग्राम कोई भी इंटरमीडिएट है, एनी टाइम टी, इंटरमीडिएट के समय ये डायग्राम है। डन है? अब सुनिए क्या होगा, जैसे ही आप इसको आगे लेके जाएंगे, है ना, वाई डायरेक्शन में सेम हो जाएगा, एक्स में इनका सेम है, पर कितना है नहीं पता। तो उसके लिए हम करेंगे एनर्जी कंजर्व, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल टोटल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी आपने दे रखा है हाफ mv0², ठीक है। फाइनली जो ए वाला ब्लॉक है जो ऊपर जा रहा है, उसका मास मैंने m लिया और उसकी स्पीड है vy, ठीक है। अब ये दोनों जो ब्लॉक है ना, ये दोनों जो ब्लॉक है, ये देखिए यहाँ से अगर मैं लाऊं इसको, तो ये दोनों जो ब्लॉक्स हैं, ये वाले, है ना, जस्ट हिट करने वाला है, ठीक है। तो इस समय मैंने इसको इधर की ओर भी दे रखा है स्पीड और इधर की ओर भी दे रखा है स्पीड, ठीक है। ये हो गया एस। तो ये मुझे निकालना है ना, कोलाइड होने वाला है, और ऊपर की ओर वाई कंपोनेंट है, ये रहा। यहाँ है वी वाई, यहाँ भी है वी वाई, यहाँ पे है वी एक्स, यहाँ भी है वी एक्स, ठीक है। तो ये एम मास है, ये भी एम मास है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर का रूट अंडर, ये हो गया स्पीड, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए स्पीड चाहिए, और इसका कर देंगे स्क्वायर। ये ऊपर वाला ब्लॉक का था काइनेटिक एनर्जी, ये नीचे वाला एक ब्लॉक का है और दूसरे का भी इतना ही होगा। तो क्या मैं इंटू 2 कर दूँ? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं, इंटू 2, है ना। ओके, तो हाफ एम हाफ एम हाफ एम कैंसिल, ये √3 था, कितना था? √3। ये कितना आया था? 1/√3, 1/√3, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया, गायब हो गया, 2 आके मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 टाइम्स वी एक्स का स्क्वायर, ये तो निकालना है, फिर 2 टाइम्स वी वाई का स्क्वायर, तो वी वाई कितना है? 1/√3 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2/3, ये 1/3, ये 3, तो ये हो गया 3, ओके, 3 माइनस 1/3 माइनस 2/3 इक्वल्स टू 2 टाइम्स वी एक्स का स्क्वायर। अब एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1 माइनस 3, है ना, डिवाइड बाई 3, ओके ओके ओके। तो ये 4 हो गया, 4 गया तो 5/3 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज वी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। समझ आ रहा है क्या चल रहा है? समझ आ रहा है ना। तो ये बन गया वी एक्स इक्वल्स टू √5/6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें हर डायरेक्शन में स्पीड मिल गई है, लेकिन सर निकालना तो मुझे टेंशन है। आप तो स्पीड निकाल रहे हैं, तो कोई बात नहीं,
समझ लेते हैं इसको कि मैं करने क्या वाला हूँ, करने क्या वाला हूँ। देखते 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 जाइए, देखते जाइए कैसे डेवलप होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, इधर देखना है आपको, इधर देखना है। देखो अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, बिल्कुल बढ़िया वाली ट्विस्ट। क्योंकि ये सब मूव करना शुरू कर गए है ना, तो आपको क्या करना है, किसी एक ब्लॉक में जाकर के बैठ जाना है। मैं तो चला गया इधर, ठीक है, और चला गया इधर। ठीक है, यहां पर है वही वाला ब्लॉक, यहां पर है वही वाला ब्लॉक। ठीक है, जिसको हमने दोनों साइड से बांध रखा है। ओके है जी, बिल्कुल ओके है जी, बिल्कुल ओके है, ओके। ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट, इसको हम स्टडी करेंगे फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द टॉप। ध्यान दीजिए, बहुत ट्विस्टिंग चीज़ मिलेगा आपको, बहुत ही प्यारा चीज़ मिलेगा। ये इधर की ओर क्या है, वी वाई, इधर की ओर क्या है, वी वाई, और इधर भी वी वाई, इधर भी वी वाई। ओके ओके, इधर क्या लग रहा है, टेंशन, इधर क्या लग रहा है, टेंशन। इसका मास क्या है, m, इसका मास क्या है, m। ठीक है, 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 ठीक है। इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था, इसका नाम, इसका नाम क्या था, इसका नाम B है। ये A है, ये C है, तो B चला गया है ऊपर। ठीक है, B चला गया है ऊपर, ये है B, ये है B, ये है A, और ये है C। ठीक है, अब मैं विथ रिस्पेक्ट टू B स्टडी कर रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू B। तो बताओ y वाला, y वाला, y वाला, ये तो नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि आप इसके फ्रेम में देखेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू B अगर मैं देखूं, तो विथ रिस्पेक्ट टू B मुझे क्या नज़र आएगा, देखिएगा। विथ रिस्पेक्ट टू B, ये देखो, विथ रिस्पेक्ट टू B स्टडी कर रहा हूं मैं, है ना। तो ये खत्म, ये खत्म, पर क्योंकि फोर्स लग रहा है तो इसकी कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगी इधर की ओर, होगी कि नहीं, होगी या नहीं, बिल्कुल होगी। तो चलो सर पहले ये एक्सेलरेशन तो बता दो मुझे। आइए बता देता हूँ मैं आपको, आइए बता देता हूँ। देखो देखो देखो, देखिए जरा अच्छे से देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, फोर्स नीचे लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी नीचे होगा, फोर्स नीचे लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी नीचे होगा। कितना फोर्स लग रहा है, 2t, तो 2t इक्वल्स टू ma, 2t इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, तो 2t इज इक्वल्स टू ma, दिस इज आवर नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन नंबर हम बनाएंगे लेट्स से 3, क्योंकि ये 2 हो चुका है, यहाँ से vx आ चुका है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 2t इक्वल्स टू ma आ चुका है। ओके, अब मैं विथ रिस्पेक्ट टू b आता हूँ, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू b आता हूँ। क्या ये एक्सेलरेटेड है, हाँ, तो ये तो नॉन इनर्शियल हो गया। ओए ओए, ये कैसे भूल गया मैं, ये तो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो यहाँ से बैठ के अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूँगा, क्या इमीडिएटली इसके ऑपोजिट मुझे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल लगाना पड़ेगा। इधर लगा देंगे, ठीक है, इधर लगा देंगे। कितना लगाएंगे सूडो फोर्स, ma, कितना लगाएंगे, ma। लेकिन मैं यहाँ अगर बैठूंगा तो ये वाली वेलोसिटी जरूर रहेगी सर, ये मुझे पता है कि ये वेलोसिटी तो कहीं नहीं गई। कितनी रहेगी, √5/6, कितनी रहेगी, √5/6। ठीक है ना, √5/6 रहेगी। ठीक, अब यहां बैठ के अगर इसको देखेंगे तो इसकी पाथ कैसी नजर आएगी, अच्छे से देख, फोर्स और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये तो सर्कुलर मोशन नजर आएगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू बी यहां लिख लेते हैं कि मोशन ऑफ ए
इज सर्कुलर। हो कहानी में नया ट्विस्ट, बिल्कुल सही। तो अगर यहां से हम स्टडी कर रहे हैं ना बैठ के, तो इधर की ओर टी है और इधर की ओर एम ए है, तो आप सर्कुलर मोशन से क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो इधर की ओर एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल, तो इधर की ओर वाला फोर्स हो गया प्लस, इधर की ओर फोर्स वाला हो गया माइनस। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे एम ए प्लस में टेंशन माइनस में इक्वल्स टू मास ऑफ दिस ए वाला मास है ना, ए वाला मास इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। तो वी कौन सा है, एक्स वाला, ठीक है ना। तो देखो 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 एम ए, ये भी एम बिल्कुल सेम टू सेम है, सेम टू सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एम ए की वैल्यू हो गई 2t, इसकी वैल्यू क्या हो गई 2t। कहाँ से आया, फ्रॉम 3 से आया माइनस टी, ठीक है ना, ठीक है ना, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे टी है, लेकिन आपको तो इसको देखना है, एक मिनट, आपको तो इसको देखना है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, है ना। टेंशन तो यहाँ पर भी है ना, ये येलो वाला मिटा दिया था, ये टेंशन यहाँ पर है, तो ये टेंशन को आपको प्लस करके लिखना है, ठीक है, इसको प्लस करके लिखना है, ओके। तो मास ऑफ ए इज 3 kg और 1 kg। चलो देखते हैं कितना है मास ऑफ ए, 3 kg, हाँ। लेंथ कितना है 1 मीटर, ठीक है। और एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट आ गया 5/6। तो ओह अब तो सॉल्व हो गया सर, m इंटू वी एक्स का स्क्वायर मतलब 5/6 और लेंथ हो चुका है 1, तो ये हो गया 3t। तो 3t इज इक्वल्स टू 5/2, तो t इक्वल्स टू 5/6 न्यूटन, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को डील करना था, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा और बहुत से कंसेप्ट जो छोटे छोटे थे उस पर आपकी नज़र गई होगी। देखिए क्या क्या हमने ध्यान दिया। सबसे पहले आप देखो तो यहाँ मैंने मोमेंटम कंजर्व कर लिया लीनियर वाली, तो वेलोसिटी का रिलेशन इनिशियल वाले और फाइनल वाले का आ गया, लेकिन ये तो वाई में आया, एक्स में तो निकाल ही नहीं पा रहा था। तो एक्स में निकालने के लिए हमने कंजर्व किया एनर्जी कंजर्व करके एक्स डायरेक्शन में आ गया। अब मैं जब आके स्टडी करता हूँ बी में बैठ के, मतलब यहाँ पे बैठ के, तो मुझे वाई वाली वेलोसिटी कैंसल नज़र आएगी, क्योंकि दोनों की वाई कंपोनेंट सेम है। तो बस मुझे ये एक्स नज़र आएगा, तो एक्स में नज़र आया, ठीक है। लेकिन जैसे बैठा ये तो एक्सेलरेटेड है, क्यों, क्योंकि फोर्स नीचे है, एक्सलेशन भी है, तो इसके साथ एक एक्सलेशन है 2t इक्वल्स टू ma। mg क्यों नहीं लिया सर, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ओके। अब देखो 2t इक्वल्स टू ma है, तो अब इस ब्लॉक को स्टडी करना है यहाँ बैठ के, इस ब्लॉक को स्टडी करना है यहाँ बैठ के। तो इस पर टेंशन तो लग ही रहा था ऊपर की ओर, है ना, इस पर तो टेंशन लग ही रहा था ऊपर की ओर, इस पर टेंशन लग रहा था ऊपर की ओर, ओके। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ऊपर की ओर टेंशन लग रहा था। अब सूडो फोर्स भी लग गया, सूडो फोर्स, तो दोनों की डायरेक्शन इधर है और ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो ये देखो नेट फोर्स इक्वल्स टू mv²/r, सॉल्व करेंगे टेंशन आ जाएगा। ये होता है जी एडवांस, एक एक कंसेप्ट एक के बाद एक आपको लगाते चलना है और सही तरीके से देखना है, ठीक है। तो चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट जाने से पहले मैं अभी देखा कि ये जो गलती हो गया यहाँ पे 3 नहीं होगा, है ना, ये एलसीएम अगर हम लेंगे ये 2 रहेगा, तो इसको आप चेंज कर देंगे और यहाँ पे 2 कीजिए, 2, ठीक है। तो ये हो गया 9 में से 3 गया तो 6 हो जाएगा, ये दिस इज ऑल्सो 6, तो इसको आप चेंज कर लीजिए, ये 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। तो ये भी अब कुछ और ही आएगा, तो दिस इज 6, है ना, ये 6 हो गया। तो यहाँ से अगर कैंसिल आउट कर दो तो 3 तो 6 कैंसिल, तो Vx इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 5/6 नहीं होगा, इसको भी ठीक कर लेंगे, इसको भी ठीक कर लेंगे, तो इसको ठीक करेंगे, ये हो गया ख़त्म, ठीक है, ये भी ख़त्म, ये हो गया गायब, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे मास इसका 3 kg है, ठीक है, और ये 1 है और ये भी 1 है, ये 1 1 ख़त्म, ये 3 इक्वल्स टू 3, तो t इक्वल्स टू 1 न्यूटन।
ठीक है, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, जल्दीबाजी में 3 आ गया था, यहाँ 3 नहीं होगा, इसको आप चेंज कर लेंगे, है ना। तो इसको आप हटा लीजिए यहाँ से और यहाँ कर दीजिए 2, यहाँ कर दीजिए इसको 2, ठीक है। ये हो गया इसका कहानी, ठीक है, ऑलराइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर गुड प्रॉब्लम, है ना, इन विच यू कैन सी देयर इज अ कंस्ट्रेंट एज वेल एज फोर्स एंड एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, आप क्वेश्चन पढ़ चुके होगे, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आप कंक्लूजन क्या क्या निकालते हैं इसका आपको ध्यान रखना है, और कैसे क्वेश्चन में उसको अप्लाई करने होते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखा जाए कि स्टेप इज नियर सिलेंडर रेडियस आर, देखिए रेडियस इसकी आर है पहली चीज, ठीक है। उसके बाद लिख रहा है कि हैव सेम मास, बोथ हैव सेम मास, ठीक है, दोनों का मास सेम है। फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द सिलेंडर एंड द स्टेप, ठीक है ना। फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द सिलेंडर एंड द स्टेप एट द मोमेंट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक एंड द स्टेप इज √2r, है ना। ये पूरे में नहीं है, ये वाला पोर्शन को आप ठीक कर लीजिएगा, है ना, ये पूरे में नहीं है, ये यहाँ तक नहीं है, इसको आप हटा देंगे यहाँ से, है ना, √2r, ठीक है जी। इनिशियली द ब्लॉक एंड द स्टेप्स वर वेरी क्लोज, पहले वो वेरी क्लोज थे टुगेदर, एंड ऑल द बॉडीज वर एट रेस्ट पे थे। फ्रिक्शन इज जीरो एवरीवेयर, फ्रिक्शन इज जीरो एवरीवेयर, ठीक है। इतनी सारी बातों को ध्यान रखना है। ये अभी का डायग्राम है और इनिशियली ये दोनों चिपके हुए थे, ठीक है, ऐसी कुछ बात दी गई है। तो कैसे इसका अप्रोच बनाया जाए, है ना, कैसे अप्रोच बनाया जाए, आओ उसको देखते हैं। तो देखो सबसे पहले ये जो डेटा बनाया गया है ना, उससे चीज़ों को समझना है आपको। √2r है ये, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप लाइन बनाए, है ना, यहाँ से यहाँ तक अगर आप लाइन बनाए, है ना, लाइन बनाए, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ले चलते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा डायग्राम, ओके। तो सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले ये देखना है आपको कि जो डेटा दिया है ना, डेटा, इससे क्या क्या कंक्लूजन आप निकाल रहे हैं, कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं आप देखिए। ये देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, r√2, ओके। और जैसे मैं यहाँ पे सेंटर से एक लाइन बना के यहाँ पर ट्राइंगल कंप्लीट करता हूँ, है ना, तो ये तो r है, ये भी r है, और ये बन गया r√2। तो ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना। ये बात समझ में आ गई, ओके है जी, बिल्कुल ओके है। अगला चीज़ देखिए क्या कंक्लूड करना है आपको, कि यहाँ से जब भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, है ना, जब भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ऑब्वियसली ये हमेशा इसको बाइसेक्ट ही करेगा, है ना, इसको बाइसेक्ट ही करेगा। तो जब ये बाइसेक्ट करेगा तो ये दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं इसको देखूं, है ना, किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं इसको देखूं, ओके, एक और डायग्राम बना लेते हैं, इधर ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट पे मैं देख रहा हूं इसको, हाँ, ये देखो। तो किसी भी इंस्टेंट पे जब आप इसको देखते हैं तो आपको ये दिखता है कि मान लीजिए अभी इसके बीच की दूरी, अभी इसके बीच की दूरी x है, ठीक है, मान लेते हैं अभी इसकी दूरी x है, ओके है, ओके है, ओके है, ओके है, ओके है, कितना है, इसको मैं ढक देता हूँ अभी, अभी इनके बीच की जो दूरी है ये मैं क्या ले रहा हूँ, x, अभी इनके बीच की दूरी x ले रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस अगर x हो गया तो यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये x/2 हो जाएगा, ये भी x/2 हो जाएगा, ठीक है, x/2 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब अगर ये x इधर मूव करता है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसने लिख रखा है
कि इनिशियली ये लोग कांटेक्ट में थे, है ना, इनिशियली ये ऐसे कांटेक्ट में थे, तो ये वाला पोर्शन बिल्कुल यहाँ हुआ करता होगा। आप ऐसे समझिएगा, ये स्टेप है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला ब्लॉक होगा, यूँ ऐसे ब्लॉक होगा और यहाँ पे ऐसे सर्कल होगा। तो इनिशियली इनके बीच की डिस्टेंस 0 है। अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, x। तो लेट एट एनी डिस्टेंस x, ये है इनके बीच की दूरी। तो जब भी x होगा तो यहाँ से यहाँ की दूरी x/2 होगी। इसका मतलब अगर, अब मैं कंस्टेंट बना रहा हूँ बेटा, है ना, कंस्टेंट रिलेशन मुझे निकालना है, जिसके वजह से मैं ये कंसेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इसकी x डायरेक्शन में, अगर इसकी x डायरेक्शन में v है ना, v है, तो इसकी भी x डायरेक्शन में क्या होगी, v, इसकी भी x डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, v। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, x डायरेक्शन में इसकी वैल्यू हो जाएगी v, ठीक है, अगर ये v है तो, अच्छा v/2, सॉरी v/2, क्योंकि अगर इनके बीच की दूरी x है तो x/2 होगा। ध्यान रहे, अगर ये वाला पोर्शन x डिस्टेंस मूव करता है तो सिलेंडर का सेंटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x/2 मूव कर रहा है। इसका मतलब अगर इसकी वेलोसिटी v होगी तो x डायरेक्शन में इसका सेंटर v/2 होगा, ठीक है। उसी तरह से एक्सेलरेशन भी a/2 होगा। अब रही बात y डायरेक्शन की, तो y को कैसे निकालेंगे, y को कैसे निकालेंगे, y को कैसे निकालेंगे, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। ये देखिए, ये आप ऐसे देखिएगा कि यहाँ पे जब भी ट्रायंगल बना रहे हैं आप, ठीक है ना, तो किसी इंस्टेंट पे जब ट्रायंगल बन रहा है तो ये r है, ये y है और ये x है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या आएगा, बताओ, इनके बीच में रिलेशन क्या आएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि यहाँ से जब आप ऐसे परपेंडिकुलरली गिराएंगे, है ना, तो ये तो 90 डिग्री होना है। हाँ, ये तो 90 डिग्री हो गया सर, ठीक है जी, बिल्कुल बढ़िया, एकदम सही बात है ना। अब ध्यान दीजिए कि ये अगर 90 डिग्री है ना, ये अगर 90 डिग्री है तो ये डिस्टेंस हो गया r, हाँ बिल्कुल हो गया। तो इनके बीच में रिलेशन कैसे लिखोगे, y² + x² = r²। हाँ सर, अब इसको करो डिफ्रेंशिएट, 2y dy/dt + 2x dx/dt = 0, ठीक है। अब dy/dt क्या है, dy/dt क्या है, dy/dt है y डायरेक्शन की वेलोसिटी, ठीक है, इंटू y, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू, उधर चला गया ये ना, उधर चला गया, इक्वल्स टू -x dx/dt है vx, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान देना है। मैंने कंक्लूजन ये निकाल लिया कि 90 डिग्री हो रहा है ना, और यहाँ से जब भी आप एक लाइन बनाएंगे तो वो इसको बाइसेक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली ये एंगल 45 डिग्री होगा और ये भी एंगल 45 डिग्री होगा, ठीक है। कहाँ से आया ये r√2 होने की वजह से आया, r√2 होने की वजह से आया, ठीक है ना। तो बताओ, अगर ये 45 है तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो सेम हो गया, y और x तो सेम हो गया, है ना, ये y और ये x तो हमेशा सेम होगा क्योंकि 45 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे as tan 45 डिग्री है और 1 होता है, इसीलिए y और x हमेशा सेम रहेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि y और x का मैग्नीट्यूड सेम होगा, है ना, मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि y डायरेक्शन में भी कितना आ गया, v/2 आ गया। ओ हो, अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है सर, एकदम ठीक बात है। तो इसको हम ले चलते हैं और यहाँ फिर से एक नया डायग्राम की ओर देखते हैं, ठीक है, नया डायग्राम देखते हैं। तो नया डायग्राम जब हम देखेंगे थोड़ा सा छोटा बना देंगे इसको, ठीक है। तो हमें ये दिखने लग गया, क्या दिखने लग गया, हमें ये दिखने लग गया कि इसकी y और x दोनों में वेलोसिटी है ना, y और x दोनों में वेलोसिटी है। तो ये जब भी नीचे आएगा ना, ये बिल्कुल इस लाइन के परपेंडिकुलर ही रहना था, तो ऑब्वियसली इसको बाइसेक्ट ही करेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ 45 डिग्री ही होगा। तो ऑब्वियसली इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा। इसका मतलब जब मैं रिजल्टेंट निकालूंगा सर,
रिजल्टेंट निकालूंगा तो क्या रिजल्टेंट की डायरेक्शन इधर की ओर होगी? हाँ, रिजल्ट की डायरेक्शन इधर की ओर होगी। कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट। तो वी नेट कितना हो गया? √2 टाइम्स v बाई 2। ठीक है, ये हो गया इसका वी नेट, है ना, ये है वी नेट। ओ हो, ओके 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 ओके। नाउ इट इज टाइम टू शो ऑल द फोर्सेस। तो फोर्सेस अगर आप शो करेंगे तो फिर से इसको कॉपी करते हैं, फिर से इसको कॉपी करते हैं और इसको लाते हैं नीचे। देखते जाइए, डायग्राम पे डायग्राम बने जा रहा है। तो अभी तक तो कंस्टेंट खेल रहे थे ना, तो कंस्टेंट ही खेल रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इधर देखेंगे। तो अब जो नॉर्मल यहाँ से जाएगा वो इसके सेंटर से होते हुए जाएगा। ठीक है, इधर वाला भी नॉर्मल जो जाएगा वो इसके सेंटर से होते हुए जाएगा। ये वाली नॉर्मल को मैंने कह दिया n1, ये वाली नॉर्मल को मैंने कह दिया n2। ठीक है, और इसका mg भी होगा जो इधर की ओर लग रहा होगा। कौन सा ले लें? ये ले लेते हैं, चलो। इधर की ओर mg भी लग रहा होगा, ये हो गया mg। मुझे निकालना है n1, है ना, क्या निकालना है? n1। तो दिख पा रहा है कि 45 डिग्री हो रहा है, यहाँ से 45 डिग्री हो रहा है। तो mg और इसके बीच का एंगल कितना आ गया यहाँ पे? 45 डिग्री। ओके, और वेलोसिटी आपको दिख रहा होगा कि क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर हैं तो ऑब्वियसली यहाँ 45 डिग्री बनेगा। तो अगर ये भी 45 बना रहा है और ये भी 45 बना रहा है और ये वाली लाइन इससे परपेंडिकुलर है, देखिए देखिए 45 डिग्री ये वाली लाइन से परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये वेलोसिटी भी यहाँ से जो फोर्स जा रहा होगा उसके परपेंडिकुलर होएगा। ये देखो, ये भी इसके परपेंडिकुलर होएगा। ये n1 हो गया। ठीक है ना, तो इधर की ओर वेलोसिटी आ गई, इधर की ओर आ गई वेलोसिटी, इधर की ओर वेलोसिटी आ गई। ये देखिए, ये नेट वेलोसिटी है, ये नेट वेलोसिटी है, और फोर्सेस इसके परपेंडिकुलर हैं। तो कंपोनेंट इसका लेना पड़ेगा, mg का कंपोनेंट इधर लेना पड़ेगा। तो mg का कंपोनेंट ले लेते हैं। आइए 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 आइए, मिल बांट के करेंगे ये सब काम। इधर की ओर mg का कंपोनेंट, तो mg का कंपोनेंट कितना हो गया बच्चा लोग? mg का कंपोनेंट हो गया mg बाई √2। ठीक है, और इधर भी आएगा कुछ ना कुछ, इससे ज़रूरत ही नहीं है मुझे। ठीक, तो ये वाला इसके परपेंडिकुलर है, ये वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो क्या ये सर्कुलर मोशन होगा? हाँ, क्योंकि as f is perpendicular to v net, so path is circular। ठीक है, path is circular। ठीक, तो कैसे लिखेंगे? सेंटर की तरफ पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द सेंटर नेगेटिव, और इसको यूज कर लेंगे, है ना। तो चलो लिखते हैं। ठीक, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, देखो इधर की ओर फोर्स क्या आ गया? mg बाई √2। इधर क्या हो गया? माइनस n1। इधर क्या हो गया? माइनस n1 इक्वल्स टू m v नेट स्क्वायर बाई r। ठीक है, बाई r, ये बाई r। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन। नेक्स्ट इसको 1 ले लेंगे। ठीक है, अब मुझे n1 के लिए v नेट चाहिए। v नेट की वैल्यू √2v है, पर v की वैल्यू मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितना है। तो v कहाँ से निकलेगा? एनर्जी कंजर्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। आइए, तो n1 इधर लिख लेते हैं, n1 इक्वल्स टू, ये इधर और ये इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू mg बाई √2, है ना, ये इधर आ चुका है, माइनस m v नेट का स्क्वायर। v नेट कितना है? इसका स्क्वायर हो गया, है ना। तो वैसे तो इसको कट करके √2 नीचे लाएंगे, स्क्वायर करेंगे, v बाई 2 हो जाएगा, तो v स्क्वायर बाई 2r। ठीक है, इसको एक्चुअली 1 नंबर बोल देते हैं।
तो मुझे वी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ऑटोमेटिकली ये सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर वी नेट यहाँ लिखते हैं, फॉर वी यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसकी एनर्जी कंजर्वेशन आप करेंगे तो वो कैसे होगा देखते जाइएगा। इसकी इधर की ओर स्पीड है v, लेकिन इसकी स्पीड v नेट है ना। यहाँ पे इस एक और डायग्राम में आप दिखाएंगे, इसकी स्पीड इधर है v, इसकी स्पीड इधर क्या है v। ठीक है, इधर इसकी v हो गई और इसकी स्पीड कितनी हो गई v नेट। v नेट कितना है, v नेट है, इसको काट दोगे तो v/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर लिखने का मन हो तो ये वाली स्पीड यूज़ करेंगे और इसकी काइनेटिक एनर्जी में ये v यूज़ करेंगे। और इनिशियली ये कहाँ था, सीढ़ी के ऊपर था, देखो बिल्कुल इसके ऊपर था और अब वो नीचे आया है, थोड़ा सा नीचे आया है ना। तो आते 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 कितना एंगल बना लेगा, जब ये √2r होगा तो कितना एंगल बना लेगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री तक वो और नीचे आएगा। ठीक है, तो उससे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कितना लॉस होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कितना लॉस होगा, आओ उसको देखते हैं। ठीक है, उस हिसाब से आप एनर्जी कंजर्व कर लेंगे। तो मैं इसको ऐसे घेर देता हूँ। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब आप देखेंगे ना, है ना, तो इनिशियली ये यहाँ था, ये देखिए यहाँ था और घूमता हुआ ये यहाँ आ चुका है। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास नीचे आ चुका है ना। ये देखो ये वाला सेंटर ऑफ मास यहाँ नीचे आ चुका है। इनिशियली कहीं यहाँ होता होगा, है ना, ये पॉइंट पे होगा। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस ये निकालना है आपको। तो ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है ना, ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से सोचो ये जो आया ना ऐसे, ये निकालना है आपको और इनिशियली यहाँ कहीं होगा। तो अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस निकालना है। तो कंप्लीट डिस्टेंस ये कितना है r, कंप्लीट डिस्टेंस कितना है r, और ये कितना हो जाएगा r/√2, है ना, और टोटल कितना था r। तो बेटा यहाँ से यहाँ उतरते ही कितना लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, तो mg/1 - cos 45 डिग्री का लॉस हुआ सर पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ, है ना, और वो कहाँ कहाँ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर में गया एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक में गया। ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे mgr 1 - 1/√2 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर में v नेट यूज़ करेंगे तो हाफ m v नेट का स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से v²/r आ जाएगा। r को उधर भेज देंगे, m से m कर देंगे डिवाइड, ओके ओके ओके, और 2m भी चला गया, 2 को इधर भेज देंगे तो 2g 1 - 1/√2। ठीक है, और r को ले आएंगे इधर, r को ले आएंगे इधर। ठीक है ना, तो ये बनेगा v²/2 था और यहाँ v² था, तो 3v²/2r हो गया। सही है ना, ये v²/2 और ये v, इसको सॉल्व करोगे तो 3v²/2 होगा, r उधर चला गया। ठीक है, मैं इसको अगर लिखूंगा v²/r, क्योंकि यहाँ देखो v²/2r चाहिए, v²/2r चाहिए, तो 3 आ जाएगा इधर, है ना। तो इसको अब आप सॉल्व करेंगे, देख लीजिए काम हमारा हो चुका है। तो v²/2r लिखते हैं, चलो v²/2r लिखते हैं, तो आ जाएगा 2/3g 1 माइनस, है ना, 1 - 1/√2 इक्वल्स टू v²/2r, है ना, इक्वेशन नंबर 2। इसको उठाएंगे, यहाँ रख देंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में √2 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो सॉल्व हो जाएगा और एक प्यारा सा आंसर आएगा। मैं आंसर लिख देता हूँ, क्या आना चाहिए आंसर, में देखता हूँ क्या दिया हुआ है। आंसर 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 ये आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आंसर। नॉर्मल इज इक्वल्स टू
आंसर इज mg इंटू 5√2 -4/6, ठीक है, ये आएगा। ठीक है, तो दिस इज़ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, है ना, ब्यूटीफुल प्रॉब्लम जिसमें आपको ये दिखता है, कि इसको आप इंटीजर टाइप में भी बनवा सकते हैं, है ना। इंटीजर टाइप में आ जाएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट बना करके छोड़ देंगे कि इस जगह बताओ क्या होगा या इस जगह बताओ क्या होगा, और कोफिशिएंट का या तो प्रोडक्ट करके पूछ लेंगे, डिवाइड करके पूछ लेंगे, किसी भी तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी गुड प्रॉब्लम इन विच अगेन अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैव बीन यूज्ड। ठीक है, उम्मीद है ये प्रॉब्लम से भी आपके मैकेनिक्स की स्टिमुलेशन आई होगी। ठीक है, ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा है आइए देखते हैं। एक चौक है जो कि एक हॉरिजॉन्टल बोर्ड के ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, सडनली स्टार्ट टू मूव हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड ऑफ इतना, ठीक है, एंड आफ्टर इतना टाइम इट स्टॉप्स एब्रप्टली, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन ड्रॉन बाय द चॉक ऑन द बोर्ड फॉर फॉलोइंग केसेस। 5 सेकंड में बताइए और 1 सेकंड में बताइए। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन से समझते हैं और डायग्राम बना लेते हैं ना। डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको सही कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तो ये एक बोर्ड है और इसके ऊपर में एक चौक है। ठीक है, इसको हमने ऐसे रख दिया चौक, कहीं पर रख देते हैं, चलो यहाँ पर रख देते हैं चौक को। ठीक है, ओके ओके ओके, ये आ गया चौक। अब इसको क्या कर रहे हैं, इधर की ओर वेलोसिटी दे देते हैं, है ना, इधर की ओर वेलोसिटी दे देते हैं। अब ये वेलोसिटी हो गया v0 और ये कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है ये है 0.1, ठीक है, 0.1। अब आपको बताना है कि जब जब, अच्छा, इस पे चौक की निशान जब बनेगी, वो इसका मतलब वो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब जब ये मूव करेगा तब तक वो निशान बनाता चलेगा, है ना, मार्क बनाता चलेगा, वो उसके ऊपर एक मार्किंग स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब फ्रिक्शन की बात हो रहा है और वो घसीटता हुआ जाएगा, ये तो घसीटता हुआ जाएगा तो मार्किंग होती जाएगी। तो वो तभी पॉसिबल है जब ये मूव करेगा। तो जितना डिस्टेंस वो मूव करेगा उतना ही वो मार्क बनाता चलेगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? तो मार्किंग कहाँ होने वाली है? प्लैंक के ऊपर। मार्किंग कहाँ होने वाली है? प्लैंक के ऊपर। तो प्लैंक में निशान होने या प्लैंक में मार्क बनने की बात की गई है। इसका मतलब मैं प्लैंक में बैठ जाता हूँ, यहीं से स्टेप बन जाएगा, और प्लैंक में बैठ करके मैं देखता हूँ, यहीं पर खड़ा हूँ मैं, और चौक आगे पीछे घूम रहा है। तो जब जब जितना जितना वो आगे पीछे जाएगा तब तब उतनी मार्किंग लेंथ की बनेगी, या फिर वो जो चौक वो घसीट के वो जो मार्क बनाएगा ना, उसकी लेंथ मिलती जाएगी। ठीक है, इसका मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्योंकि अगर एक के ऊपर एक और निशान हो गया तो वो तो समझ में आएगा नहीं हमें। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में? प्लैंक के रिस्पेक्ट में। तो सबसे अच्छी बात है कि प्लैंक के फ्रेम में इसको स्टडी कर लेते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ठीक है ना। तो अब चौक की जो वेलोसिटी है ये वाली, है ना, ये वाली इसको इस डायरेक्शन में मिल जाएगी, क्योंकि ये रिलेटिव की बात हो रहा है। तो इधर की ओर वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है ना, इधर की ओर वेलोसिटी आ जाएगी, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v0 कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसके फ्रेम में जब ये इधर से और मूव करेगा तो क्या इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो गया? यस, हो गया। तो रिलेटिव मोशन होने की वजह से फ्रिक्शन आ जाएगा, तो फ्रिक्शन इधर की ओर लगने लग जाएगा, फ्रिक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन सी फ्रिक्शन होगी? ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। काइनेटिक फ्रिक्शन है तो कितना हो सकता है ये? मैक्सिमम म्यू एम जी, ठीक है ना। म्यू के म्यू एस अलग दिया नहीं है तो हम यही लगाएंगे। इसके वजह से आप क्या देखेंगे कि इधर की ओर एक रिटार्डेशन यानी एक्सलेरेशन की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ठीक है, ए आ जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा? तो ए रिलेटिव है, ये रिलेटिव ए है, तो ए रिलेटिव इज इक्वल्स टू एफ काइनेटिक डिवाइड बाई एम, है ना। तो म्यू एम जी अपॉन एम, एम से एम कट गया, तो कितना आ गया? म्यू जी, है ना, वो के वाला म्यू तो सेम ही है। तो जी कितना दे रखा है? 0.1 इंटू 10, दैट इज कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके फ्रेम में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये रिटार्ड कर रहा है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v0। तो u रिलेटिव कितनी आ गई?
यू रिलेटिव आ गई वी नॉट, और वी नॉट कितना है, वी नॉट है 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये इस वेलोसिटी से आगे बढ़ता रहेगा और ये इतने रेट से उसको घटाता रहेगा, घटाते घटाते एक समय में क्या वो जाकर के रुक जाएगा, बिल्कुल रुकेगा। तो रुकने के बाद क्या होगा, इतनी मार्किंग वो कर चुका होगा। ठीक है जी, इतनी मार्किंग वो कर चुका होगा। तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है, रिलेटिव डिस्टेंस। ठीक है, तो वी रिलेटिव क्या हो जाएगा, फाइनली 0 हो जाएगा। वी रिलेटिव क्या हो जाएगा, फाइनली 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, है ना, रिटार्ड कर रहा है तो माइनस हो जाएगा 2 इंटू ए रिलेटिव इंटू एस रिलेटिव। ठीक है, तो ये तो आप पता करेंगे, ये डिस्टेंस निकलेगा। लेकिन एक सेकेंड रुक जाओ। डिस्टेंस निकालने से पहले हमें क्वेश्चन के 2 पार्ट पे ध्यान देना है। पहला पार्ट क्या है, 5 सेकेंड, और दूसरा पार्ट क्या है, 1 सेकेंड। तो पहले हम इसको ये तो पता करवा लें कि ये रुकेगा कब, है ना, ये पता करवा लेते हैं कि ये रुकेगा कब। ओके, तो लेट अस फाइंड आउट कि ये रुकता कब है। तो इसको तो अभी हम रहने देते हैं इधर, है ना, और टाइम टू स्टॉप पता करते हैं। तो फर्स्ट कैलकुलेट टाइम टू स्टॉप, क्योंकि जब भी रिटार्डेशन होता है ना, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि आप पहले ये लिखिए या पता कीजिए कि वो रुक कब रहा है। ठीक है ना, कितने टाइम में वो रुकेगा, ये पहला काम होता है कैलकुलेट करना। तो लिखेंगे वी रिलेटिव इक्वल्स टू यू रिलेटिव माइनस ए रिलेटिव इंटू टी। ठीक है, तो इसको रखोगे 0, इसको रखोगे यू रिलेटिव हो गया 2, ए रिलेटिव हो गया 1 इंटू टी। तो टी इज इक्वल्स टू कितना सेकेंड आ गया, इधर रख लेते हैं, टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड में ये स्टॉप हो जाएगा। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक। ग्राउंड के फ्रेम में तो ये चलता ही रहेगा, लेकिन फिर वो मार्क नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर मार्किंग करनी है तो उसके फ्रेम में तो चलना ही पड़ेगा। अगर वो फाइनली ये रुक गए और ये दोनों चल रहे हैं तो इसमें मार्किंग नहीं होगी, इसमें निशान नहीं बनेगा। ठीक है, तो इतने सेकंड में वो रुक गया, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में वो रुक गया। ठीक है, तो 2 सेकंड तक तो वो इधर गया होगा और यहाँ पे मार्किंग कर गया होगा। तो 2 सेकंड तक डिस्टेंस कवर कराइए। 2 सेकंड के बाद 3, 4, 5 सेकंड तक है, 5 सेकंड तक तो ये उसके रिस्पेक्ट में चल ही नहीं रहा है, इसका मतलब और आगे नहीं बढ़ेगा ये। तो 5 सेकंड तो बस यूं ही कंफ्यूज करने के लिए था। कितने सेकंड तक मूव करेगा ये, 2 सेकंड तक। तो 2 सेकंड तक का डिस्टेंस निकाल लो, उतनी मार्किंग बनेगी, उतनी लेंथ ऑफ लाइन बनेगा। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वी रिलेटिव 0 हो गया, तब तक निशान बनेगा, तब तक मार्किंग बनेगा। आप डिस्टेंस वो ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, तो वी रिलेटिव हो गया 0, यू रिलेटिव हो गया 20 का स्क्वायर, 2 है कि 20 है, 2 है, 2 का स्क्वायर। ठीक है, रिटार्ड कितना कर रहा था, 1 के रेट से, तो एस रिलेटिव कितना आ गया, एस रिलेटिव आ गया 2 मीटर। ठीक है, इतना होगा। आप टाइम से भी कर सकते हैं इसको, ये देखिए एस रिलेटिव इक्वल्स टू यू रिलेटिव इंटू टी माइनस हाफ इंटू ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। लेकिन टाइम क्या लेना है, टाइम क्या लेना है, टाइम लेना है 1 सेकेंड, 1 मिनट सॉरी 2 सेकेंड, 2 सेकेंड तक ये चलेगा। तो 2 सेकेंड का आप रख के देखिए, आंसर आ जाएगा, है ना। तो 2 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये 2 से ये गया, 4 में से 2 गया, 2 मीटर। ठीक है, दोनों ही सेम आ गया। तो पहले पार्ट का आंसर क्या है, पहले पार्ट का आंसर आएगा 2 मीटर, 2 मीटर की लंबाई चौक बनाएगा। तो 1 सेकेंड का अब आपको समझ आ गया होगा क्या करना है। जब 2 सेकेंड में चौक रुक जा रहा है तो 1 सेकेंड में वो नहीं रुका है, 1 सेकेंड में वो नहीं रुका है। तो 1 सेकेंड तक आपको इसी फॉर्मूले से निकालना है ना। यहाँ पे 1 रखेंगे, सेकेंड वाला पार्ट आ जाएगा, है ना। तो सेकेंड पार्ट देखिए करके, सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, एस रिलेटिव यू रिलेटिव माइनस हाफ इंटू
ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। तो यू रिलेटिव कितना है, यू रिलेटिव कितना है, यू रिलेटिव फिर से बोल गया मैं, यू रिलेटिव 2 है, लेकिन इस बार टाइम 1 रखना है, एक्सलेशन 1 है और टाइम अभी भी 1 रखना है। 1 1 गया तो ये हो गया 2 2 4, 4 माइनस 1 3, 3/2 मीटर, 1.5 मीटर। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, ऐसे इसको करना था। दिस इज अनदर गुड प्रॉब्लम जिसमें आपको फ्रिक्शन का नॉलेज दिया जा रहा है और रिलेटिव मोशन का भी कंसेप्ट है इसमें, है ना। तो कंसेप्ट ये था कि जब जब इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा तब तब यहाँ पे मार्किंग बनती जाएगी। ठीक है ना, तब तब मार्किंग बनती जाएगी। ओके है जी, ओके है। हाँ, ये सही लग रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको देखना है। ओके ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स से है, जरा देखिए फटाफट। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, a particle p chases another particle q in moving with यूनिफॉर्म स्पीड v। देखिए स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है ऑन द सर्कुलर पाथ। द चेजर p मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड u, ये भी कांस्टेंट स्पीड से है, एंड ऑलवेज रिमेन्स कोलिनियर विद द सेंटर। देखिए यहाँ बातें क्या छुपी है, कोलिनियर विद द सेंटर एंड द लोकेशन ऑफ चेज्ड q। ठीक है, on which path will p eventually move and how long will it take to reach on this path? Consider the cases when u is less than v, equals to v, greater than v। तो पहले पार्ट में तो ये बातें रखी हैं कि आपको पहले तो पाथ पता करना है कि फाइनली इवेंचुअली मतलब फाइनली कौन से पाथ में मूव करेगा और कितना टाइम लगेगा वहाँ पे पहुँचने में, और फिर आखिरी में क्या है कि अगर स्पीड की वैल्यू ये है तो और रेडियस ये है तो बताइए कितना टाइम, हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम p विल टेक टू रीच q। पाई की वैल्यू ये लेनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देखिए, इसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखिए मैंने कैसे किया है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, सर्कुलर पाथ, रेडियस r, और जो p है वो चेजेज अनदर पार्टिकल q दैट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड v ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो जो q है बेटा, q वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, q सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसकी स्पीड v है, और पार्टिकल जो p है वो चेज कर रहा है उसको। ठीक है, एंड ऑलवेज रिमेन्स कोलिनियर विद द सेंटर एंड द लोकेशन दिस। ठीक है, तो देखिए सेंटर पे कौन है, पार्टिकल p चेजेज अनदर पार्टिकल q। ठीक है, दैट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v ऑन अ सर्कुलर पाथ। इसका मतलब जो q है वो सर्कल में घूम रहा है ना, q जो है वो सर्कल में घूम रहा है। तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम थोड़ा सा समझ लेते हैं बना करके। वैसे यहाँ जगह कम है तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आइए, ये देखिए छोटा सा है यही क्वेश्चन। तो ये सर्कल में घूम रहा है, ये सर्कल आ गया इसका। ठीक है, समझना है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। ठीक है, हो सकता है जेई में कहीं पर जब काम आ सकता है। देखिए सेंटर पर एक पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल जो है वो सर्कल पे घूम रहा है। ठीक है, सर्कल पे घूम रहा है। अब ध्यान देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से शुरू करते हैं, ऑफ ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, अ पार्टिकल p चेजेस अनदर पार्टिकल q। तो यहाँ पे q है ये पार्टिकल। ठीक है, ये पार्टिकल q है और यहाँ पे पार्टिकल p है, ये इसको चेज कर रहा है। ठीक है, ये इसको चेज कर रहा है, ये इसको चेज कर रहा है। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, अगर ये चेज कर रहा है तो पहले ये इसके तरफ था। ठीक है, उसके बाद ये q ऐसे मूव करेगा सर्कल में और इसका काम है इसको चेज करना। ठीक है, इसका काम है इसको चेज करना। ठीक है, तो समझना है कि ये ऐसे मूव करते 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 हो सकता है किसी भी समय पे ये यहाँ पर है। ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ पर है, q यहाँ पहुँच गया, q से सेकेंड पोजीशन ऑफ q, फर्स्ट पोजीशन ऑफ q। तो p का काम क्या था, p का काम था q को चेज करना। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन शुरुआत में यहाँ थी, फिर कुछ समय में यहाँ होगी तो इसकी डायरेक्शन फिर ऐसे हो जाएगी, फिर यहाँ होगी तो फिर ऐसे हो जाएगी, फिर यहाँ होगी तो ऐसे हो जाएगी, है ना। ये बार बार इस तरह से
इसको देखता हुआ चलता रहता है। तो एक बात इसमें लिखा हुआ है कि ये हमेशा कोलिनियर रहते हैं। तो कोलिनियर का मतलब क्या हुआ कि किसी भी इंस्टेंट पे जब मैं इसको ऑब्जर्व करूँगा, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे इसको जब मैं ऑब्जर्व करूँगा, आइए मैं फिर से बनाता हूँ ये सर्कल और दिखाता हूँ आपको थोड़ा से बड़े कैटेगरी में, ठीक है। ये देखिए, किसी भी इंस्टेंट पे जब भी हम इसको देखेंगे ना, ये यहाँ से सपोज इस समय इस जगह पर है, इस जगह पे, ठीक है, ऐसे इस लाइन पर है, तो हमेशा ये जो पार्टिकल है ना, ये इस P को Q को देखता हुआ चलता है, Q को चेज करता है, ठीक है। लेकिन ये कोलिनियर भी रह रहे हैं। तो कोलिनियर का मतलब क्या है, समझाता हूँ मैं आपको कि ये जो पाथ इस तरह से कर्व बना ना, ये जो कर्व बना है, तो इसका अगर मैं कंपोनेंट में तोड़ूं, है ना, कंपोनेंट क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो इस तरह से है, हमेशा ऐसी है। ये देखो, ये जो V है ये इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, ठीक है। U और V एक बार सही तरीके से देख लेते हैं। पार्टिकल P इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड V, तो ये वाला पार्टिकल की स्पीड V है, ठीक है, और इस पार्टिकल की स्पीड U है, U। तो जब ये किसी भी समय पे आप देख रहे होंगे तो इस समय भी ये कर्व पाथ में ही जा रहा होगा। तो ये जो कर्व पाथ है इस तरह से बच्चों, ये इधर की ओर U है, ठीक है। तो अगर मैं इसको दो कंपोनेंट में तोड़ दूं, एक अलोंग द रेडियस, एक अलोंग द रेडियस और एक परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है, इस डायरेक्शन में इसको तोड़ देता हूँ, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया एंगुलर तरीके से, तो इसको U थीटा लिख देते हैं, और ये हो गया अलोंग द रेडियस, तो UR लिख देते हैं। मैं इसको फिर से डायग्राम बना देता हूँ क्लियर। ये देखो, ये ऐसे कर्व पाथ में है, ये इधर की ओर U है, इसके मैंने दो कंपोनेंट ले लिए, एक ऐसे और एक रेडियस के अलोंग। ये रेडियस के अलोंग है UR, ये रेडियस के परपेंडिकुलर है, एंगुलर वेरिएबल है U थीटा, ठीक है। इस तरह से चीज़ें गिवन है। तो जब भी आप देखोगे तो ये U थीटा और ये जो V है, अगर इसको कोलिनियर होना है, जरा फील करो जल्दी से फील करो कि यहाँ पे अगर मैंने इस तरह से बना रखा है, ठीक है, ये देखो, ये एक लाइन है, फिर कुछ समय बाद अगर ये वाली लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, फिर कुछ समय बाद अगर ये लाइन हो गई, तो बार बार अगर ये इनको कोलिनियर होना है, यानी कि इस लाइन में ये इनको लाई करना है, फिर इस लाइन में इनको लाई करना है, फिर इस लाइन में इनको लाई करना है, ऐसे, ठीक है। तो ये अगर सर्कल में जा रहा है पार्टिकल Q, पार्टिकल Q, पार्टिकल Q, लेकिन P ऐसे बार बार ये कर्व पाथ में जा रहा है, बट हर बार वो एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, ये गिवन है, कोलिनियर है, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। तो ये तभी पॉसिबल है बच्चा, जब देख इधर ध्यान से, ये यहाँ से यहाँ चला तो एंगल इतना रोटेट हुआ, ये यहाँ से यहाँ गया होगा तो ये भी एंगल उतना ही होगा, ये फिर यहाँ तक गया तो इसके लिए ये एंगल इतना बड़ा हो गया, तो इसके लिए ये एंगल फिर से इतना हो गया। क्या हर बार जितना एंगल Q सबटेंड कर रहा है उतना ही एंगल P भी सबटेंड कर रहा है? ये इसका मतलब हो गया कोलिनियर का मतलब। इसका मतलब एंगुलर वेरिएबल्स दोनों के सेम होंगे। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P फ्रॉम O इज सेम एज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ Q फ्रॉम O, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो पार्टिकल P है इसकी एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या U रिस्पॉन्सिबल है या U थीटा रिस्पॉन्सिबल है? बताओ। हाँ, देखिए ध्यान से, ये U थीटा रिस्पॉन्सिबल है, U थीटा अपॉन इस इंस्टेंट पे मान लेते हैं अभी जितना ये मूव किया है, इस इंस्टेंट पे रेडियस है स्मॉल r, है ना, जिस इंस्टेंट पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस समय रेडियस है स्मॉल r, ये है स्मॉल r, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और ये जो पार्टिकल मूव किया है ना यहाँ पे, इसकी तो हमेशा स्पीड v है और रेडियस हमेशा कैपिटल R है, तो क्या दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होनी चाहिए? इसके पीछे रीज़न क्या होगा? इसके पीछे ये रीज़न है, ऑलवेज रिमेन्स कोलिनियर, एज ऑलवेज कोलिनियर, ठीक है, इसीलिए। तो यहाँ से U थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हैं V by R into small r. What is small r? Where small r is instantaneous radius of P,
ठीक है, ये है स्मॉल आर। अब ध्यान देना, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया मैंने, ठीक है। अब एक चीज़ तो हमेशा ट्रू है कि इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, स्पीड u कांस्टेंट है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि u थीटा का स्क्वायर प्लस यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू यू का स्क्वायर, ऑफ कोर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यू थीटा यू थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर माइनस यू आर का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है जी, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ओके ओके ओके, अब ध्यान दें यहाँ, अब ध्यान देना यहाँ पे, ये सारे इक्वेशन तो मैंने बना लिए, ठीक है। अब देखते जाओ, अब हम आते हैं ऑन विच पाथ विद इवेंचुअली मूव वाला कॉन्सेप्ट पे। तो जरा ध्यान देना, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, इस कंडीशन को देखो, आप जरा देखते जाना, जब ये पार्टिकल ऐसे मूव करता जा रहा है ना, देखो ध्यान से, तो इसकी रेडियस बढ़ती जा रही है। अगर रेडियस बढ़ेगी स्मॉल आर तो यू थीटा बढ़ेगा, है ना, एज आर इंक्रीजेस सो यू थीटा इंक्रीजेस। अब अगर यू थीटा इंक्रीज होगा तो फ्रॉम दिस इक्वेशन इसके बढ़ने से इसको घटना होगा, इसको घटना होगा, क्योंकि इसको ओवरऑल मैग्नीट्यूड यू मेंटेन करना है, ठीक है। तो अगर ये बढ़ रहा है तो इसको घटना पड़ेगा। सो हम कह सकते हैं कि यू आर डिक्रीजेस, यू आर डिक्रीजेस, ठीक है ना, इसकी मैग्नीट्यूड कम होने लग जाएगी। ओके, अब अगर ये इसकी मैग्नीट्यूड कम होने लग गई, कम होने लग गई, तो अल्टीमेटली एक समय में क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, अल्टीमेटली एक समय में जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे घूमते 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 क्या ये पैरेलल टू वी हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है आपको। अब डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर कि u ग्रेटर है, इक्वल है, लेस है, इसका जो मूवमेंट है वो देखिए कैसे होगा। अगर मैं कहता हूँ कि u लेस देन v है, ठीक है, ये वाली कंडीशन u लेस देन v, तो u लेस देन v में क्या होगा, इवेंचुअली ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा u हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद तो चेंज होने से रहा, तो क्या ये इस सर्कल में घूमता रह जाएगा, यस, इस सर्कल में घूमता रह जाएगा, ये कभी भी कैच नहीं कर पाएगा, इसको कभी भी कैच नहीं कर पाएगा, वो सर्कल में घूमता ही रह जाएगा, ठीक है। अगले पॉइंट दिखाता हूँ, व्हेन u इक्वल टू v, अब तो समझ आ गया होगा क्या होने वाला है। जब दोनों बराबर हैं तो एक ही सर्कल में ये घूमते रहेंगे, एक सर्कल और दूसरा सर्कल इसी में, है ना, कंसेंट्रिक, दोनों ऐसे पैरेलली घूमते रहेंगे, ऐसा कुछ होगा। फाइनली इनकी रेडियस कैपिटल आर हो जाएगी, इसकी रेडियस स्मॉल आर रह गई, इसकी रेडियस कैपिटल आर हो गई, ठीक है। अब तीसरा केस दिखाता हूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, व्हेन u ग्रेटर देन v। तो ऐसे में क्या होगा कि जो अंदर वाला पार्टिकल है वो और बड़े रेडियस में जा सकता है ना। तो इसको आप ऐसे बना सकते हो कि फाइनली वो बड़े रेडियस में जा सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे चला जाएगा Q और इधर चला जाएगा P, P तो यहीं रहेगा जहाँ था, तो क्या ये बड़ा रेडियस हो जाएगा, R ग्रेटर देन कैपिटल R हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको चेज करना है, पकड़ना है, तो इसका मतलब U ग्रेटर देन V होना चाहिए, तभी वो चेज कर पाएगा या पकड़ पाएगा, ठीक है। तो ये तीन केसेस हो गए, मूव एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच ऑन दिस पाथ। तो यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा अगर ये वाला केस है, यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा अगर ये वाला केस है, और एक u ग्रेटर देन v में इवेंचुअली बड़ा रेडियस में चला जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। अब टाइम के बारे में बात होगी, तो उम्मीद है आपने देख लिया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं टाइम के लिए, ठीक है, टाइम के लिए। तो देखो वो कैसे डील करेंगे। टाइम के लिए हम यहाँ से यू आर लिखेंगे, देखो यू आर को अलग करते हैं, चलो इसको करते हैं अलग, ठीक है, यू आर को करते हैं अलग। ये देखो यहाँ से यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू यू थीटा का स्क्वायर, ठीक है, एंड यू थीटा यहाँ से यहाँ रख दो ना, यू आर बिकम्स फंक्शन ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 यू आर इज इक्वल्स टू
रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस यू थीटा का स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया यू आर। यू आर का मतलब वेलोसिटी अलोंग द रेडियस, यू आर का मतलब वेलोसिटी अलोंग द रेडियस। कैन आई से दिस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनने लग गया है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ। ठीक है, एक बार याद रखिए डी आर बाई डी टी इज यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस, ये देखो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए मैं इस टर्म को बाहर निकाल लेता हूँ, है ना, इस टर्म को बाहर निकाल लेता हूँ, तो निकलेगा v बाई आर, बाहर निकल जाएगा, और अंदर क्या रहेगा u, इसका उल्टा यहाँ आ जाएगा बाई v, है ना, बाई वी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, है ना, उल्टा हो गया ये, माइनस आर स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि r की कोफिशिएंट 1 लाना है मुझे, इसलिए ये कर रहा हूँ। अब इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, तो डी आर इक्वल्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू वी बाई आर इक्वल्स टू वी बाई आर इंटू डी टी। ठीक है, नाउ यू कैन इंटीग्रेट। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो t इक्वल्स टू 0 पर रेडियस तो कुछ बना नहीं था, और t इक्वल्स टू टी पर जो रेडियस बना है वो कितना बना है, आइए देखते हैं। रेडियस जब बनेगा, इधर देखिए, इस केस में स्मॉल r रेडियस बनेगा, इस केस में कैपिटल R रेडियस बनेगा, और इस केस में तो बहुत बड़ा बन जाएगा रेडियस। ठीक है ना, तो इवेंचुअली इसको कैच करने वाली बात हो रही है, तो वो कैपिटल R छोड़ देंगे। लेकिन इस केस में देखिए, जब ये u लेस देन v है, दैट इज स्मॉल r है ना, यहाँ पे क्या है स्मॉल r, तो स्मॉल r की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। देखिए इवेंचुअली ये जो इधर वाला थीटा था कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये वाला, इसकी वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगा, जब ये जाएगा तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब u की वैल्यू, u थीटा की वैल्यू u हो जाएगी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ये वैल्यू r पे डिपेंड करेगा। ये जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये बढ़ रहा है, इसके बढ़ने से ये घटने लगेगा, ये घटते घटते एक समय में 0 हो जाएगा। इसका मतलब u थीटा की वैल्यू u के बराबर हो जाएगी। तो जब ये फाइनल की पॉइंट की बात कर रहे हैं, उस समय इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल u। तो यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल R बाई वी इंटू यू, है ना। इसी पॉइंट को मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ, इस वैल्यू को, है ना, इस वैल्यू को। तो हम लिखेंगे फॉर r, है ना, इवेंचुअली u थीटा becomes u, therefore u by small r equals to v by capital R and small r equals to r by v into u। ठीक है ना, इसको हम थर्ड बोल देते हैं, इसको यहाँ पे डाल देंगे, है ना, इसको यहाँ पे डाल देंगे। तो पहले तो इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है। इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x बाई ए, यानी कि r बाई ये वाली वैल्यू, है ना, ये स्क्वायर में है ये वाली वैल्यू, तो यू आर इंटू वी, ये हो गया साइन इनवर्स, लिमिट 0 टू r, इधर हो गया v बाई आर इंटू टी। ठीक है, अब बताओ r की वैल्यू ये रखना है आपको, यहाँ रखो, यहाँ रखोगे तो इसका एग्जैक्टली रेसिप्रोकल है यहाँ पे, है ना, स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R इंटू यू बाई वी। ये देखो ये इसका रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये हो जाएगी साइन इनवर्स 1, है ना, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। तो बताओ साइन इनवर्स 1 कितना होता है, साइन इनवर्स 1 होता है साइन इनवर्स 1 इक्वल्स टू v बाई आर इंटू टी। तो ये तो पाई बाई 2 हो जाता है ना, पाई बाई 2 में ये एंगल आता है, फिर r को उधर भेज दो, v को नीचे, ये हो गया टाइम टू कैच। ठीक है, अब बताओ r की वैल्यू ये रखना है आपको, यहाँ रखो, यहाँ रखोगे तो इसका एग्जैक्टली रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये हो जाएगी साइन इनवर्स 1 इंटू वी बाई आर इंटू टी। तो ये तो पाई बाई 2 हो जाता है ना, पाई बाई 2 में ये एंगल आता है, फिर r को उधर भेज दो, v को नीचे, ये हो गया टाइम टू कैच।
ठीक है, गुड प्रॉब्लम। हाँ, अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट ये है कि अगर स्पीड v 4 है और u 8 है तो कौन सा केस हो गया, ये वाला केस हो गया, u ग्रेटर देन v वाला केस हो गया, है ना। अब उस केस के लिए क्या करेंगे, उस केस के लिए फाइनली रेडियस कितनी होगी जब उसको कैच करना है, क्योंकि रीच है ना, टू टेक टू रीच q। तो अब मैं आता हूँ बी पार्ट पे, टू रीच q when u ग्रेटर देन v। ठीक है, क्या होना चाहिए, द रेडियस बिकम्स इक्वल्स टू कैपिटल रेडियस r। ठीक है, स्मॉल r मस्ट बी इक्वल्स टू कैपिटल R। तो यहाँ कैपिटल R डाल दो तो यहाँ भी कैपिटल R हो जाएगा, कैपिटल R कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली टाइम क्या होएगा, साइन इनवर्स कैपिटल R कैंसिल, तो v बाई यू इक्वल्स टू v बाई आर इंटू टी। अब v बाई यू का कर दो, चलो v कितना है 4, u है 8, तो ये बन गया 4/8 साइन इनवर्स 4/8 यानी कि हाफ, और v हो गया 4, और r 84 इंटू टी। ठीक है, तो साइन इनवर्स हाफ हो गया, साइन इनवर्स हाफ होता है π/6। ठीक है, और ये कट जाएगा 12 चौक 84, नहीं 21 हो गया, ये हो गया 21। ठीक है, इंटू 21 इक्वल्स टू टी, ये हो गया 22/7, है ना। तो 7 से इसको कट कर दो 3 बार में, फिर 3 से इसको कर दो 2 बार में, फिर 2 से इसको कर दो 11 बार में, तो टाइम इक्वल्स टू 11 सेकेंड्स। ठीक है, तो अनदर गुड प्रॉब्लम। तो इसमें सीखना क्या है, इसमें सीखना यह है कि जब भी पार्टिकल मूव कर रहा होता है किसी भी पाथ में, तो डायरेक्शन देखिए किधर की ओर डायरेक्टेड है। इसने कहा कि डायरेक्शन हमेशा कोलिनियर रह रहा है, ये देखिए ये हमेशा कोलिनियर रह रहे हैं, तो कोलिनियर रहने से क्या हुआ, कोलिनियर रहने से इनकी हमेशा एंगुलर वेलोसिटी सेम हो गई। ठीक है, इनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम हो गई। तो यहाँ से मैंने एक रिलेशन बना दिया, लेकिन u ये देखिए ये क्योंकि कर्व पाथ में जा रहा है, तो अलोंग द टेंजेंट में जब u होगा तो उसके दो कंपोनेंट में मैंने रिजॉल्व किया, एक कंपोनेंट रेडियस के अलोंग रखा और एक कंपोनेंट रेडियस के परपेंडिकुलर रखा, उसको u थीटा बोल दिया। फिर ये वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पे आगे सॉल्व कर दिया हमने। तो दो केस बने थे, एक लेस देन, एक ग्रेटर देन और एक इक्वल टू। लेस देन में कभी भी वो कैच नहीं कर पाएगा, ये छोटे रेडियस में घूमता रहेगा, और बड़े u ग्रेटर देन v में इवेंचुअली वो उसको पकड़ लेगा, और इसमें फाइनली u जो है वो परपेंडिकुलर टू रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो ये था एक प्रॉब्लम विच वॉज वेरी गुड। यू कैन सी द फाइनल रिजल्ट, दिस इज द टाइम टू कैच। ओके, तो उम्मीद है ये सोल्यूशन और ये जो सेशन है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। जेईई एडवांस से रिलेटेड जो सीरीज़ चल रही है उसमें बेसिकली आपके जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको स्टिमुलेट करने के लिए ये सब क्वेश्चंस हम ला रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ क्वेश्चंस के साथ, तब तक सी यू, बाय बाय।